डियर स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में हम इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करा दिए है उसमें हिंदी शामिल है। हिंदी कंप्लीट सॉल्यूशन है, अथवा के प्रश्न भी इसमें इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। मैथ को भी कंप्लीट सॉल्व करवा दिया गया है। एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझा के हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में सभी को सॉल्यूशन दिया गया है। जो बच्चे साइंस नहीं देख पाए हैं, साइंस जरूर देख लेना। हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में इसको समझा दिया गया है। एसएसटी भी आंसर जो है हमने आपको इंग्लिश प्लस हिंदी में ही दिया है और इंग्लिश का पेपर आप देख रहे हैं। इसके बाद कमेंट आ रहा है आपके संस्कृत सॉल्व करने के लिए, तो संस्कृत भी सॉल्व कर दिया जाएगा। कमेंट जारी रखें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को हमेशा शेयर करें ताकि वो लोग भी इसके आंसर्स को देख पाएं, अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर पाएं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज अवेयर करना चाहता हूं कि जो भी आप सोल्यूशन किसी भी चैनल से देखते हैं तो कम से कम कोशिश करें कि आप जो सोल्यूशंस हैं वो बिल्कुल राइट देखें। हालांकि सभी चैनल्स में से बहुत ही रेयर चैनल है जो आपको कंप्लीट सोल्यूशन देंगे। एक आधा चैनल ही है जो कंप्लीट सोल्यूशन देगा, उसमें भी वो गलतियां देते हैं। क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, बताते कुछ है, तो वहां से भी पढ़ना थोड़ा रिस्की है। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ है, सबसे पहले आपको पैराग्राफ पढ़ लेना है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है पीडीएफ, उसको डाउनलोड कर लें और इस पैराग्राफ को एक बार जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज डे इट इज नॉट अनयूजुअल टू सी द पीपल लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग देयर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स while crossing busy roads or traveling on public transports regardless of the risk involved। ठीक है, इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ है। इसको पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। इसमें बता दिया है कि सीधा सीधा सड़कों पर जो है लोग जो है सड़क को पार करते समय या सार्वजनिक जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, इस पे यात्रा करते समय म्यूजिक को सुनते हैं और बिजली के उपकरण को प्रयोग करते हैं। इस तरह का पैसेज जो है दिया गया है। इसमें पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दीज डेज। तो यहाँ पूछा गया आजकल क्या देखना असामान्य नहीं है। तो अभी अभी आपने देखना लिसनिंग टू म्यूजिक और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यूजिंग जो है इलेक्ट्रिक गैजेट्स। तो ये दोनों ही देखना जो है अनयूजुअल नहीं है आज की डेट में। तो यहाँ पे लिसनिंग म्यूजिक भी सही है और बी ऑप्शन आपका यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ से पूछा गया, ये भी एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। लोग जोखिम की परवाह नहीं करते ऑन बिजी रोड्स, ठीक है, व्यस्त सड़कों पर, और साथ ही साथ ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी परवाह जो है लोग इसकी जोखिम की परवाह नहीं करते। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया व्हाई डू द पीपल टेक रिस्क। तो पीपल यानी कि मनुष्य या लोग जोखिम क्यों उठाते हैं। तो इसका आंसर हम पैराग्राफ में देखते हैं। इसको हम पैराग्राफ में यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा सीधा द पीपल टेक रिस्क बिकॉज, यहां से हम स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज दे वांट टू एग्जीक्यूट ए सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और इट इज दैट दे वांट टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग देम। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं क्योंकि वे जो है स्वतंत्रता की भावना को उजागर करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो जो है दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया जो है उन्हें परेशान करना बंद करे, और वो ये भी जाहिर करना चाहते हैं कि वो कितने कूल हैं। तो यहाँ तक जो है हम आंसर को लिख सकते हैं। फर्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ से आपका आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसमें से आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर व्हाट लीड्स टू ट्रैजिक कॉमिक सिचुएशन। तो यहाँ पे पूछा गया है सीधा सीधा कि जो है दुख की स्थितियों की ओर कौन ले जाता है। तो आंसर हो जाएगा ईयरफोन्स, क्योंकि हम जो है उसको कान में लगा लेते हैं और बाकी बाहरी आवाज़ों को नहीं सुनते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे सरप्राइज्ड है, सरप्राइज का सिमिलर यानी समानार्थी वर्ड लिखना है। तो सरप्राइज मतलब क्या होता है, आश्चर्य, और इसी तरह से वंडर्ड मतलब भी आश्चर्य होता है। सरप्राइज का वंडर्ड जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें आपका छठा प्रश्न पूछा गया राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। हॉट पूछा है, हॉट मतलब होता है आपका गर्म और कूल मतलब होता है ठंडा, तो हॉट का अपोजिट हो जाएगा कूल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं पहले पैराग्राफ से और दूसरे पैराग्राफ में 9 प्रश्न पूछे गए हैं। बोर्ड में भी इसी तरह से पैराग्राफ आपका आएगा। क्वेश्चन ऊपर नीचे किए जा सकते हैं, चाहे तो पहले पैराग्राफ में 7 क्वेश्चन पूछ ले और दूसरे में उससे कम पूछ ले या ज़्यादा पूछ ले। तो इससे आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर जो है आपसे ये प्रश्न जो है सॉल्व करने से पहले आपको ये पैराग्राफ ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस पर आप पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ लें। काफ़ी लंबा पैराग्राफ रहेगा, इसको समझने के बाद जो है आसानी से आप सारे आंसर्स दे सकते हैं। तो ये पैराग्राफ आप सभी के पास है, नहीं है तो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसकी लिंक, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसका पहला प्रश्न हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारा आंसर जो है क्या होगा उसका भी आइडिया हो जाएगा अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है तो। मार्वलस एडवेंचर फॉर ए चाइल्ड विल बी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे के लिए अद्भुत साहसिक कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा, तो हिज फर्स्ट विजिट टू सी साइड, यानी कि समुद्र के किनारे उसकी पहली यात्रा जो है वो क्या होगा, उसके लिए एक जो है साहसिक कार्य, अद्भुत साहसिक कार्य होगा। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दूसरा पूछा गया व्हेन ए यंग मैन स्टार्ट्स टू अर्न हिज ओन लिविंग ही बिकम फ्री फ्रॉम। जब एक युवक अपनी जीविका कमाने लगता है तो वह मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है, तो डिसिप्लिन ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल के अनुशासन से, और साथ
साथ ही साथ पेरेंट्स यानी माता पिता से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जीविका कमाने लगता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन फिर से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विद डैश शुड कम विजडम एंड द एबिलिटी टू हेल्प अदर विद एडवाइस वाइजली। तो इसमें पूछा गया है खालिस्तान के साथ बुद्धि आनी चाहिए और बुद्धिमानी से सलाह देकर के दूसरों की मदद करने की क्षमता भी आनी चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा ओल्ड एज। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था के साथ बुद्धि आनी चाहिए और बुद्धिमानी से सलाह देकर के दूसरों की मदद करने की क्षमता भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखिए और इसको समझिए। What happens if a child has good parents? तो सीधा सीधा यहाँ पे पूछा क्या गया है, यदि किसी बच्चे के माता पिता अच्छे हों तो क्या होता है या क्या होगा। तो इसका आंसर पैसेज में बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो आप सीधा सीधा लिख देंगे, इफ ए चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स ही फेड लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड व्हाट एवर ही मे डू। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अर्थात अगर हम बोलें, इसको समझने की कोशिश करें, तो यदि किसी बच्चे के माता पिता अच्छे हैं तो उसे वो खिलाएंगे, साथ ही साथ उसकी देखभाल करेंगे, उससे प्यार करेंगे, चाहे वो कुछ भी करे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहां पर, व्हाई ए चाइल्ड इज नॉट परफेक्टली हैप्पी, राइट एनी वन रीजन। बच्चा पूरी तरह परफेक्टली हैप्पी नहीं रहता, यानी कि बच्चा पूरी तरह खुश नहीं रहता, एक रीजन जो है आपको बताना है। तो पैराग्राफ में बहुत सिंपल सा रीजन दिया है, इसको हम बता सकते हैं कि ही इज नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेस एज ही थिंक्स ओल्डर पीपल आर। यानी कि उसको इतनी आज़ादी या फिर उसको कहते हैं इतनी स्वतंत्रता नहीं होती है कि जैसा वह करना चाहता है वो सोचता है जैसे कि बड़े लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका छोटा सा आंसर हो जाएगा इसका, आपका 5th पार्ट का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th पार्ट देखते हैं। इसमें 6th पार्ट में, विच एज हैज ऑलवेज बीन टॉट टफ ऑफ एज द रोस्ट एज टू बी। तो यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, किस उम्र को सबसे ज्यादा जो है खराब उम्र माना जाता है। तो वो है हमारा ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओल्ड एज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, व्हाट विल हैपन व्हेन ए यूथ ब्रेक्स द लॉ ऑफ सोसाइटी। तो क्या होगा जब एक युवा समाज के नियमों को तोड़ता है। तो ही मे गो टू प्रिजन, यानी कि वह जो है जेल में जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 8वां प्रश्न है, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो अमेजिंग का सिमिलर वर्ड आपको बताना। अमेजिंग मतलब अद्भुत बोलते हैं, ठीक है, अमेजिंग मतलब अद्भुत, और इसको बोलते हैं हम, दूसरा वर्ड जो है पैसेज से आप निकालोगे तो मार्वलस। ठीक है, मार्वलस भी अद्भुत होता है। ठीक है, तो अमेजिंग और मार्वलस सिमिलर वर्ड हो गए। इसके बाद राइट अपोजिट, अब उल्टा आपको विलोम शब्द लिखना है, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, जिसमें आपसे पूछा गया इनसैनिटी। तो इनसैनिटी का मतलब होता है विजडम, यानी कि इसका भी मतलब होता है आजादी, समझदारी, ठीक है, ज्ञान। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पार्ट बी, यानी कि सेक्शन बी, जो राइटिंग सेक्शन है वो आ चुका है। अभी पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है, पहले ये राइटिंग सेक्शन नीचे की तरफ जाता था, अभी आपको ऊपर ही आ जाएगा। इसमें पूछा गया है, इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम। आप जो है अपने स्कूल वॉलीबॉल टीम के जो है क्या है, कैप्टन है, और यू वांट टू टेक पार्ट इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर। और आप जो है महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हो रहा है या होने वाला है उसमें भाग लेना चाहते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अपने प्रधानाचार्य को जो है आग्रह करते हुए पत्र लिखना है कि वो आपको अलाउ करें कि पार्ट आप ले लो, यानी कि उस कंपटीशन में जो है आप हिस्सेदारी ले लो या हिस्सा ले लो या भाग ले लो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है आपको क्या लिखना है, सीधा सीधा एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो एप्लीकेशन है, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। इसके और पार्ट में जो पूछा गया है वो पूछा गया, यू आर मोना मनीष राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। तो आपसे बोला गया है कि आप मोना या मनीष हैं, आपको एक ईमेल लिखना है एक न्यूज़पेपर के एडिटर को, जिसको कंप्लेन करना है कि जो आपकी वहाँ लोकेलिटी है, जो आपका जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की जो कंडीशन है इनसैनिटरी है, वहाँ पे गंदगी का ढेर जो है लगा हुआ है। ये चीज़ आपको पहले पार्ट की बात करते हैं, इमेजिन करते हैं कि कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम हो आप, तो आपको प्रिंसिपल को जो है एक लेटर लिखना है। तो सीधा सीधा टू द प्रिंसिपल, आप जो भी स्कूल का नाम, क्योंकि उसमें स्कूल का नाम नहीं दिया कि आप किसी स्कूल के हो, लेकिन आपको जिसको पत्र लिखना है उस स्कूल का नाम पता है, उसको हम मेंशन बाद में करेंगे। तो जो आपका ना स्कूल है आप उसको लिख दोगे, जो भी एड्रेस है वो लिख दोगे, और डेट लिख दोगे। डेट यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, डेट यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो। सब्जेक्ट जरूर मेंशन करोगे, सीकिंग परमिशन टू टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। ठीक है, इसके बाद रिस्पेक्टेड सर करते हुए आप जो अपने आकांक्षाओं को यहाँ पे प्रकट करेंगे। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू स्टेट दैट आई आतिश गुप्ता ऑफ क्लास 10th सेकंड सेक्शन सी of your school wants to take part in district level tournament to be held in महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर। ये चीज मेंशन करनी जरूरी थी क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको मेंशन क्या करना है, यही चीज एग्जामिनर ढूंढता है कि आपने वो चीज मेंशन करी है नहीं करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसको हिंदी में समझना चाहें तो कुछ इस तरह समझेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं और सेक्शन सी का जो है आतिश गुप्ता एक छात्र हूं जो महाराणा प्रताप माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है।
Sir, I have been a regular student at this competition and had also won the first position last time. महोदय, मैं इस प्रतियोगिता का नियमित छात्र रहा हूं और पिछली बार भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है. Hence this year too I would like to have the opportunity to present my school with my fellow students to win the competition. तो इसलिए इस साल भी मुझे अपने साथियों के साथ अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर जो है और प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर जो है प्रदान करें. Sir, I hope you will kind enough to allow me to take part in the competition considering my achievements. महोदय, मुझे आशा है कि आप मेरे विचार को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति जो है आप जरूर देंगे मेरी उपलब्धियों को देखते हुए. तो यहाँ पर थैंकिंग यू करके यूअर्स ओबिडेंटली जो भी आपका नाम है आतिश गुप्ता सेक्शन सी तो आप मेंशन कर दोगे. तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन का. इसके बाद आपको जो है आपको बोला गया है आप मोना या मनीष हैं, एक ईमेल आपको लिखना है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को. इन सैनिटरी कंडीशन है उसके मोहल्ले में जो गंदगी संबंध है उसके संबंध में जो है आपको लिखना है एक छोटा सा ईमेल. तो चलिए इस ईमेल को देखते हैं कैसे लिखते हैं. आप दोनों में से कोई एक ही करेंगे, या तो ऊपर वाला करें एप्लीकेशन वाला या ईमेल वाला, दोनों ही आसान आएंगे. इस बार बहुत अच्छा पैटर्न रहेगा, अच्छे तरीके से समझते हैं हर वीडियो को तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है. इसमें सबसे पहले आप डेट को मेंशन करेंगे, जो भी डेट आपको मेंशन करनी है. उसके बाद आप जो आपको बोला गया है कि आप मनीष हैं या फिर जो भी हैं वो आप अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे. मनीष है तो मनीष लिख दीजिए, मोना है तो मोना लिख दीजिए, आपकी मर्जी है. ईमेल एड्रेस में थोड़ा सा आपको मेंशन करना है कि आप कहाँ से जो है आपका ईमेल एड्रेस है. तो फ्रॉम में आप अपना ईमेल एड्रेस लिख करके और टू में जो भी आप अपना ईमेल एड्रेस जिसको भेजना है टू द न्यूज़पेपर एडिटर @gmail या yahoo.com आप कर सकते हैं. तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें लिखनी है. उसके बाद सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना है और उसके बाद जो है आपको सीधा सीधा जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही लिख देना है. तो रिस्पेक्टेड सर, दिस ईमेल इज रिगार्डिंग कंप्लेन अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी. श्रीमान जो है ये ईमेल हमारे इलाके में जो है पर्याप्त या मोहल्ले में गंदगी के संबंध में शिकायत हेतु है, ठीक है ना. विच इज कॉजिंग हार्म टू द रेजिडेंशियल पीपल इन आवर एरिया, जो हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रही है. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इशू थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से जो है इस मुद्दे की ओर ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूं. वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट. और इस गंदगी के कारण जो है हमें जो है कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इट हैज़ बिन 2 months दैट नो वन हैज़ क्लीन्ड द वेस्ट फ्रॉम आवर सोसाइटी. लगभग 2 महीने हो चुके हैं लेकिन हमारी सोसाइटी से किसी ने भी इस गंदगी को या जो गंदगी हैं उनको साफ नहीं किया है. दिस इंक्रीज इन वेस्ट कॉज इंक्रीज इन मॉस्किटो, और जो गंदगी में बढ़ोतरी जो है मच्छरों की बढ़ोतरी का कारण हो रही है. विच इज़ रिजल्टिंग इन द इंक्रीज मलेरिया एंड डेंगू पेशेंट इन आवर एरिया, जो कि डेंगू मलेरिया के पेशेंट्स को जो है हमारे यहाँ पर जो है रोगियों को बढ़ा रहा है. और आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस न्यूज़ in your newspaper so that the authority will part attention towards it and take a serious action over it. और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जो है इस खबर को अपने अखबार में प्रकाशित करें ताकि अधिकारी इस ओर ध्यान दें और इस पर गंभीर कार्रवाई करें. ठीक है. विद रिगार्ड्स जो भी आपको नाम दिया है, आपका नाम दिया गया है मोना या फिर मनीष, तो आप जो है यहाँ पे मनीष वगैरह आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं. यहाँ पर राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द आउटलाइंस. यहाँ पे आउटलाइन दिया गया ए गुड बॉय डैश डैश करके. इन आउटलाइंस की मदद लेनी है. ऐसा नहीं है कि आपको आउटलाइंस की मदद नहीं लेनी है, आपको इनमें से कुछ भी आउटलाइंस मैक्सिमम जितना भी आप यूज कर सकते हैं करना है. तो आप चाहे तो पहला वाला पैराग्राफ लिखें या फिर आप दूसरा वाला लिखें. ठीक है. तो दोनों में से जो आपको ईजी लगता हो आप लिखें. 4 नंबर जो आपको मिल जाएगा. बहुत ईजी पैटर्न है. 80 वर्ड से ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है. छोटा सा पैराग्राफ लिखना है. सबसे पहला अगर हम देखें तो अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो ये आपको सीधा सीधा बता रहा है कि ये बैड कंपनी के बारे में जो है, बुरी संगति के बारे में जो है ये पैराग्राफ लिखना है. और इसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो हम लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे बैड कंपनी के बारे में सीधा सीधा वंस ए बॉय फेल इनटू बैड कंपनी जो है सीधा सीधा यहाँ पर है कि हम बोल सकते हैं कि एक बार जो एक लड़का बुरी संगति में पड़ गया. ही मिक्स्ड विद बैड बॉयज एंड वेस्ट हिज टाइम. वो जो है बुरी संगति में पड़ने के साथ यानी कि बुरे लड़कों के साथ में मिला और अपना जो है समय बर्बाद किया. इट पेंड हिज फादर, और इसके वजह से जो है उसके पिता को क्या हुआ, परेशानी हुई. ठीक है. उसके पिता जो है उदास हो गए और ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सेट हिम राइट बट फेल्ड. उसके पिता ने भरसक प्रयास किए उसको सही रास्ते पे लाने के लिए लेकिन वो हर बार जो है नाकामयाब रहा. वन डे द फादर थॉट ऑफ ए प्लान. एक दिन उसके पिता ने जो है प्लान बनाया. ही ब्रॉट सम फ्रेश एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, और वो जो है बाजार से कुछ ताजे सेब लेके आया. ही ब्रॉट 1 rotten एप्पल ऑल्सो, और उसने एक सड़े हुए सेब को भी साथ में लाया. ही सेड हिज सन पुट द rotten एप्पल्स इन द बास्केट देन पुट ऑल दीज एप्पल इन द अलमीरा. द बॉय सेड डिड सो. अब उसके पिता ने अपने बच्चे को जो है वो रोटन एप्पल यानी सड़ा हुआ सेव भी उसको दे दिया. बोला कि इसको बास्केट में रख करके और जो है टोकरी में रख करके अलमारी में रख दे, और जो लड़का है उसने वैसा ही किया. द नेक्स्ट डे द फादर आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द एप्पल्स, और अगले दिन जो है पिता ने उस लड़के से जो है उन एप्पल्स को मंगवाया. द बॉय ब्रॉट द एप्पल्स फ्रॉम द अलमीरा, और वो बच्चा जो है अलमारी से उन सभी एप्पल्स को ले आया. द बॉय वाज सैड टू सी द एप्पल्स, और जो एप्पल्स थे उनको देख कर जो है उसके बच्चे को जो है या लड़के को बुरा लगा. दे
ऑल वर रोटन, और वो सारे के सारे जो है सड़ गए थे। द फादर सेड, इस तो पिता ने कहा, वंस द रोटन एप्पल हैज स्पॉइल्ड ऑल द गुड वंस, तो बोला कि वंस यानी कि एक सड़े हुए सेब ने सभी अच्छे सेबों को खराब कर दिया। बैड फ्रेंड्स आर लाइक बैड एप्पल्स, तो बुरे दोस्त जो है वो सड़े हुए बेड मतलब बुरे एप्पल यानी कि सड़े हुए सेब की तरह ही हैं। दे विल स्पॉइल यू, तुम्हें भी वो खराब कर देंगे। दीज वर्ड्स वर्कड लाइक मैजिक, और ये शब्द जो है उसके ऊपर जादू की तरह काम कर गए। द बॉय रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड गिव्स अप बैड कंपनी, और उसने जो है बुरी संगति को छोड़ दिया। एंड बिकम्स ए गुड एज बिफोर, और वो जो पहले जैसा था उसी तरह से अच्छा बन गया। मोरल ऑफ द स्टोरी हम लिख देंगे जरूर, वन बैड फ्रेंड कैन स्पॉइल ऑल द गुड वंस, यानी कि एक बुरा दोस्त जो है सभी दोस्तों को खराब कर सकता है। इसके और पार्ट में जो हमारे को दिया गया है, ये थीफ कॉट ब्रॉड बिफोर द किंग, इस तरह से ये और पार्ट वाला है, तो इसको कर लेते हैं। तो क्लेवर थीफ है इस स्टोरी का नाम, ठीक है, और पार्ट में दिया है तो इसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है, वंस देयर वाज ए थीफ एंड ही वाज वेरी क्लेवर, एक बार जो है एक चोर था और वो बहुत ही चालाक था। वंस द थीफ वाज कॉट, जब जो है चोर के पकड़े जाने पर जो है, ही वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, जो है उसको राजा के पास लाया गया। और द द सॉरी बिफोर द किंग ऑर्डर्ड हिम टू बी हैंग्ड, और राजा ने जो है उसको फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। द थीफ सैड टू द किंग दैट ही न्यू ए सीक्रेट, उसने जो है चोर ने राजा को कहा कि वह एक रहस्य जानता है। ही कुड ग्रो ए ट्री विद गोल्डन फ्रूट्स, जो है वह सुनहरे यानी कि सोने के फलों वाला जो है पेड़ उगा सकता है, ठीक है। द किंग बिकेम इंटरेस्टेड इन द थीफ, जो है वो उसको जो राजा को चोर की बात में दिलचस्पी हो गई। द किंग आस्क्ड द थीफ टू ग्रो द सच ए ट्री, राजा ने चोर से ऐसे पेड़ लगाने को उसको कहा। द थीफ प्रिपेयर्ड सम स्मॉल पैलेट्स ऑफ गोल्ड, और जो है चोर ने छोटी छोटी गोलियां जो है सोने की तैयार कर ली। ही टोल्ड द किंग दैट दीज शुड बी सोन बाय ए पर्सन हु हैड नेवर स्टोलन एनीथिंग, और उसने कहा, उसने राजा को कहा कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति या कुछ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा इसको बोना होगा जो उसने गोले बनाए थे, गोल्ड के छोटे छोटे गोले बनाए थे। तो उसने कहा कि इसको उस इंसान के द्वारा बोना होगा जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ ना चुराया हो। नो पर्सन केम फॉरवर्ड, जो है इसको सुनकर के कोई भी इंसान आगे नहीं आया। द किंग थॉट दैट एवरीवन हैड स्टोलन समथिंग इन हिज लाइफ, और राजा समझ गया कि हर एक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में चुराया जरूर है। सो ही ऑर्डर्ड टू सेट द थीफ फ्री, तो इसलिए उसने जो है राजा ने चोर को मुक्त करने का आदेश दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो जाएगा, विजडम सेव द लाइफ, यानी कि समझदारी ने जो है या ज्ञान ने जो है जीवन को उसके बचा लिया। तो इस तरह से जो है आप बोल सकते हैं, इस पैराग्राफ का आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विजुअल ऐड, आपका विजुअल ऐड आएगा और एक आपका वर्बल ऐड आएगा। विजुअल मतलब आपको एक चित्र दिया होगा, इस चित्र को देख करके आपको पैराग्राफ बनाना होगा जैसे मैंने बनाया है, या फिर वर्बल आएगा जिसमें सीधा सीधा लिखा होगा कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जैसे कि यहाँ पे माय फेवरेट टीचर पे आपको 60 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले अगर हम विजुअल ऐड देख रहे हैं, वैक्सीनेशन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे सीधा सीधा वैक्सीनेशन के बारे में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोरोना वायरस हैज इन्फेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल सो फार ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन एडिशन टू दैट मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स टू इट। तो यहाँ पे पहली लाइन में बोला गया है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अब तक लाखों लोगों को संक्रमित जो है कर चुका है। इन एडिशन, और यहाँ तक कि इतना ही नहीं, इसने जो है लाखों लोगों की जान भी जो है इस कोरोना काल में जा चुकी है, ठीक है। एवर सिंस द आउटब्रेक रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू डेवलप वैक्सीन दैट विल वर्क इफेक्टिवली अगेंस्ट द वायरस। इस प्रकोप के बाद से ही जो शोधकर्ता है उन्होंने टीकों को विकसित करने का लगातार काम जो है शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ जो है ये टीका जो है ऐसा होगा जो वायरस के खिलाफ जो है प्रभावी ढंग से काम करे, इफेक्टिवली अगेंस्ट द वायरस। वैक्सीन्स हैव द एबिलिटी टू सेव पीपल्स लाइफ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैक्सीन जो है लोगों की जान बचाने की उसमें क्षमता होती है। वाइल द वैक्सीन्स आर बीइंग डेवलप्ड एट ए फास्ट पेस, दे ऑल्सो रिक्वायर्ड रिगरस टेस्टिंग, जो है अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम वैक्सीन को जो है बहुत ही तेजी से भी तैयार करते हैं तो उनको जो है बहुत सारे टेस्टिंग से जो है यानी कि कह सकते हैं कि टेस्ट से जो है गुजरना पड़ता है। द टेस्ट आर डन इन क्लिनिकल ट्रायल्स टू इंश्योर दैट दे मीट द बेंचमार्क फॉर द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये परीक्षण जो है, ये परीक्षण ये सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो है सुरक्षिता और दक्षता के मामले में जो है ये जो है उस पर खरे उतरें। द डेवलपिंग द वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस वाज ए ह्यूज स्टेप टू एंड द पेंडेमिक, यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कोरोना वायरस के लिए टीका विकसित करना ही महामारी को समाप्त करने के लिए एक बड़ा कदम है। देयरफॉर वी कैन आल्सो डू आवर बिट एंड अडॉप्ट प्रिवेंटिंग मेजर्स टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, और हमें भी जो है अपना काम करना चाहिए और इस बीमारी को प्रसारित करने या फैलने से जो है इसको रोकने के उपाय करने चाहिए। द मेजर गोल इज टू गेट द वैक्सीन टू एवरीवन
और मेन जो है मकसद ये है कि सभी को जो है क्या मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए टू एवरीवन, सो दैट वी कैन गो ऑन, और जो है हम आगे की तरफ फिर अग्रसर हों, एंड अबाउट विद आवर नॉर्मल लाइफ्स, एंड और जो है हमारी जो है साधारण जिंदगी या सामान्य जिंदगी हम जी सके। तो इस तरह से जो है इस पैराग्राफ को देख करके, यानी कि इस पिक्चर को देख करके आप लिख सकते हैं। इसके और पार्ट में जो है आपको एक माई फेवरेट टीचर पे छोटा सा 60 वर्ड में, देखो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये पिक्चर दी है ये बोल रहा है कि इसको आपको 60 वर्ड में लिखना है, ठीक है। और आपसे विजुअल ऐड के अलावा जो भी बोल रहा है इसमें भी 60 वर्ड लिखना है, तो जो आपको समझ में आता है उसी में से आपको चूज करके लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। टीचर्स आर द वन हु शोज द राइट पाथ एंड हेल्प अस बी सक्सेसफुल इन लाइफ। टीचर्स वो होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारे को जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए जो है मदद करते रहते हैं। टीचर्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे हमारे समाज के जो है शिक्षक हमारे समाज में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। दे एजुकेट अस अबाउट साइंस, स्टडी, मॉरल वैल्यूज, अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ। वो हमें जो है विज्ञान के बारे में जो है और ज्ञान के बारे में, साथ ही साथ मोरल वैल्यू जो हमारी होती हैं उसके बारे में, और प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में जो है समझाते हैं, उसके बारे में ज्ञान देते हैं। दे मेक ए पर्सन एजुकेटेड, और जो है एक आदमी को शिक्षित बनाते हैं, एंड ए गुड ह्यूमन बींग, और जो है उसको एक अच्छा इंसान भी साथ ही साथ बनाते हैं। टीचर्स आर द वंस हु हेल्प स्टूडेंट टू बिकम ए डॉक्टर। टीचर वो होते हैं जो एक स्टूडेंट को डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर बनाने में मदद करते हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल माई टीचर्स। मैं अपने सभी अध्यापकों का जो है क्या करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। एवरी टीचर हैज़ ए डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग, और हर एक टीचर का जो है अपना अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। एक्सप्रेसिंग हिज और हर नॉलेज, और उसको जो है अपना अपने ज्ञान को प्रकट करने का अपना अपना जो है तरीका होता है। द सेम थिंग मे बी ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर वन स्टूडेंट वेयर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर्स। और द सेम, यही चीज जो है इसमें, यही एक बात है जो एक छात्र को जो है समझने में मदद करता है, जबकि दूसरों के लिए मुश्किल होता है। तो इस तरह से मैंने पैराग्राफ बनाया। आप चाहें तो इसमें एक दो लाइन ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और चेंज कर सकते हैं आपकी मर्जी से। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो आपका आपका आता है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ग्रामर सेक्शन जो सी है, इसमें आपको चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स। तो ये जो वर्ब्स दिए गए हैं इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चूज करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आई डैश गो टू जयपुर यस्टरडे। यस्टरडे की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है, तो आई वेंट हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, ही यूजुअली डेज टेक। अब यहाँ पे टेक दिया है ब्रेकफास्ट 8 AM। यूजुअली मतलब वो हमेशा ही होता है, और जब हमेशा जो चीज काम होता है वो प्रेजेंट में होती है, तो ही यूजुअली टेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ही यूजुअली टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तीसरा, वी डैश स्टडी इन द स्कूल फॉर 3 years। तो यहाँ पर देखो विल स्टडी, वी विल स्टडी, यहाँ पे आईएनजी नहीं होगा, या तो ये हो चुका होगा, तो यहाँ पर तो ए ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखिए वी के साथ एम स्टडिंग तो आएगा नहीं, और वी हैव बीन स्टडिंग आता है। यहाँ पे बीन अगर होता तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसलिए आपको तीन ऑप्शन तो है नहीं, तो बी ऑप्शन जो है ही यहाँ पे आ जाएगा, वी हैव स्टडीड। ठीक है, वी हैव स्टडीड इन दिस स्कूल फॉर 3 years। हम जो है 3 साल इस स्कूल में पढ़े थे। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो द ट्रेन डैश लीव बिफोर रीच्ड। तो रीच्ड है यहाँ पर, ठीक है, रीच्ड है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगा, यानी कि हेड आ जाएगा आपका, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हेड आ जाएगा, और जो है लीव का जो हो जाएगा लेफ्ट, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हेड के साथ। तो यहाँ पे भी आपका चौथे ऑप्शन में बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आर्ची सैड टू मी आई रिस्पेक्ट यू। तो आर्ची तो सही है, आर्ची तो आपका आ जाएगा आर्ची, और सैड का हो जाएगा टोल्ड टू मी। ठीक है, यहाँ पे सैड का हो जाएगा टोल्ड टू मी, यहाँ पर इन्वर्टेड को हम हटा के लगा देंगे दैट, और आई की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि आर्ची है लड़की है तो सी हो जाएगा, अगर लड़का होता तो ही हो जाता, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और यू का जगह हमारे पास आ जाएगा मी। ठीक है, तो इस तरह से आर्ची टोल्ड मी दैट सी रिस्पेक्टेड मी। इसके बाद जो है सिड सैड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे आ जाएगा सिड आस्क्ड मी। ठीक है, आस्क्ड मी, टू अगर हट जाएगा, सिड आस्क्ड मी इफ आई लर्नड इंग्लिश, इफ आई लर्न इंग्लिश, क्योंकि डू है और डू है तो आपका प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे इफ आ जाएगा, और लर्न का जो है लर्न हो जाएगा, और इंग्लिश एज इट इज आ जाएगा। तो सिड आस्क्ड मी इफ आई लर्न इंग्लिश। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कनेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपको इनको जो है कनेक्टर के रूप में यूज करना है इस वर्ड को बिल्कुल आराम से। तो इट इज वेरी कोल्ड, तो इट, तो यहाँ पे क्या है, इट इज वेरी कोल्ड, तो यहाँ पर जो है इट इज वेरी कोल्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांट गो आउट, तो इट वाज टू कोल्ड टू गो आउट। यहाँ पे इट इज जो है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड टू गो आउट। आप यहाँ पे इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट जो है ना, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने कर दिया है, चाहे आप इसको हटा देना, यहाँ पे लिख दोगे इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड टू, ठीक है, टू गो आउट। ठीक है, टू गो आउट, बस यहाँ पर सीधा इट इज वेरी कोल्ड टू, इट इज वेरी कोल्ड टू, तो यहाँ पे इट इज टू नहीं सही है, हमारा यही आंसर आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा ये बनेगा नहीं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है इसमें देखिए क्या करना है, ही
सेल्स मैंगोज, ही सेल्स ऑरेंज। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेल्स बोथ मैंगो एंड ऑरेंज, ठीक है ना। तो बोथ लगा करके जो हम बोथ एंड दोनों लगाएंगे तो ही सेल्स बोथ मैंगो एंड ऑरेंज, तो दोनों को हम यूज कर लेंगे। इसके बाद सी इज वेरी स्मॉल, सी कैन नॉट लिफ्ट इट, तो यहाँ पे सो दैट लगाना है, तो सी इज सो स्मॉल दैट सी कैन नॉट लिफ्ट इट, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो है आपका ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसको करेक्ट करके यहाँ से ये आंसर देख लें, ये आपका आंसर सही रहेगा। इसमें वॉज मिस्टेक ही हुआ है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए था, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इट इज टू, इट इज वेरी हटा देंगे, वेरी की जगह क्या लग जाएगा टू, इट इज वेरी, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, टू गो आउट, तो टू टू है ना, तो टी डबल ओ और टू दोनों को यूज करेंगे, तो टी डबल ओ टू ये रहा और एक टू आपका ये रहा, तो इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और यहाँ पे गो आउटसाइड भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आपका बस टू टू सही कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से ये आंसर होगा। यहाँ पे जो मैंने आंसर पहले बताया था इसको मैंने हटा दिया है, ये आंसर में मिस्टेक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं और उसको देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछा गया है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, द बॉय इज गोइंग ऑन द रोड हुज फादर, हुज से हमें इसको जोड़ना है, ठीक है, जो कि आपको सेंटेंस को रिलेटिव करना है। हिज फादर गेव यू दिस लेटर, अब हम इसको दोनों कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा द बॉय इज गोइंग ऑन द रोड हुज फादर गेव यू दिस लेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है द बॉय वाज अवार्डेड, हु के साथ में इसको कनेक्ट करना है, रिलेट करना है, ही वाज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉय हु वाज अवार्डेड वाज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर जो है आपका जिस लड़के को सम्मानित किया वो जो है ईमानदार था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइसेस। पैसिव वॉइस में बहुत इजी सा पैसिव वॉइस दिया है, प्रतीक विल राइट ए लेटर, तो यहाँ पर जो है आप जानते ही हो जो आपका लास्ट होता है वो हो जाता है आपका फर्स्ट, तो यहाँ पे ए लेटर और विल का विल रहेगा, आप जानते ही हो, विल के साथ में बी यूज हो जाएगा, तो ए लेटर विल बी, और राइट का क्या हो जाएगा रिटन बाई प्रतीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्लीज ओपन यूर बुक, तो यहाँ पर जो है प्लीज का जो है यहाँ पे यूर है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन यूर बुक, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको जो है यहाँ पे आंसर दिया गया है आई क्रॉस द रिवर बाई बोट, तो इसने बोला कि मैंने जो है मैंने नाव से नदी पार की, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपने नदी कैसे पार की, तो यहाँ पे हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर, ठीक है, आपने नदी कैसे पार की, तो आंसर क्या दिया गया है आई क्रॉस द रिवर बाई बोट, जो है मैंने नाव से नदी पार की, तो इस तरह से आपको ये फ्रेम करना था, डिड यू, हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्रॉस है तो डिड तो आएगा ही, ठीक है, बाकी आपको कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, मोहन विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन टैग हो जाएगा विल है, तो विल के साथ में वॉन्ट आ जाता है, तो आपका वॉन्ट मोहन, तो मोहन विल गो टू स्कूल, यानी कि मोहन स्कूल जाएगा, तो क्या मोहन नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वॉन्ट मोहन, मोहन नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन टैग हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल, ठीक है, तो ये आपका वही है बेकर वाला पैराग्राफ वहां से लिया गया है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ चुके हो तो आपको सारे आंसर समझ में आने वाले हैं। स्वीट ब्रेड इज नॉन एज, अभी अभी हमने बात करी, तो ये आंसर हो जाएगा स्वीट ब्रेड इज नॉन एज बोल, तो यहाँ पे जो अभी अभी हमने ऑप्शन में ही देखा था बोल, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला 12th नंबर का, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है डैश ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, तो कौन होगा, लेडीज ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं, वो जो है प्रिपेयर कर रही है सैंडविचेस किसके लिए, डॉटर के लिए। यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है व्हाट इज मस्ट फॉर क्रिसमस, तो यहाँ पूछा गया है कि क्रिसमस के लिए जो है क्या जरूरी है, तो हम कह सकते हैं क्रिसमस के लिए, इस पैराग्राफ को पढ़ चुके हो तो अच्छी तरह समझ में आ चुका, केक एंड बोलिनहास, ठीक है, तो यहाँ पे बोलिनहास और केक्स जो हैं ये जरूरी हैं। इसके बाद जो है व्हाट इज कबाई, कबाई क्या है, तो यहाँ पे आप पैराग्राफ में देखोगे तो आपको मिल जाएगा सिंगल पीस लॉन्ग फोक रीचिंग डाउन फ्रॉम द नीज, तो यहाँ पर जो है सिंगल पीस लॉन्ग फोक रीचिंग डाउन टू द नीज ऑफ बेकर और ब्रेड सेलर, ठीक है, तो वही होता है कबाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकर या रोटी बेचने वाले के घुटने तक पहुंचने वाला एक लंबा टुकड़ा जो है उसी को हम कबाई बोलते हैं। इसके बाद पांचवा जो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स मतलब क्या होता है, किसी को हम जो प्रेजेंट करते हैं ना, भाई तुमने क्या प्रेजेंट दिया, तुमने क्या प्रेजेंट दिया, तो प्रेजेंट्स मतलब यहाँ प्रेजेंट नहीं लिखा है, प्रेजेंट मतलब जो होता है वर्तमान, ये प्रेजेंट्स से लिखा हुआ है, प्रेजेंट मतलब किसी को भेंट किया हुआ, तो प्रेजेंट मतलब आपका गिफ्ट भी होता है, तो यहाँ पे गिफ्ट्स आ जाएगा। इसके बाद में फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच
हैज़ अपोजिट मीनिंग ऑफ, सॉर मतलब होता है खट्टा, और खट्टे का अपोजिट जो है आप पैसेज में देखोगे मीठा मिल जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्वीट। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे फिर से आपको द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना है, उसके बाद में जो है आपको आंसर्स देने हैं। यहाँ पे 13 नंबर का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, द मून वाज कमिंग अप इन द डैश, तो अभी अभी हमने पढ़ा ईस्ट, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन इसकी बात करें, द स्टार्स वर शाइनिंग इन द डैश, तो इन द स्काई, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, वाई वॉज द राइटर हैप्पी, तो राइटर जो है वो खुश क्यों था, यानी कि हम कह सकते हैं कि राइटर जो है वो लेखक खुश क्यों था, आपको बताना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है, द थॉट ऑफ कमिंग हॉलीडे, यानी कि छुट्टियां आने वाली छुट्टियों का विचार, और साथ ही साथ एंड द टाइम ही वुड स्पेंड विद हिज फैमिली मेड हिम हैप्पी, और जो समय जो है समय वह समय जो उसने अपने परिवार के साथ बिताया उसने उसको जो है खुश कर दिया, तो इसलिए वो खुश था। ठीक है, इसके बाद जो है व्हाट वाज द राइटर फ्लाइंग, तो आप सभी को पता है कि ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन जो है वो उड़ा रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया, राइट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज, फ्रॉम द पैसेज, तो यहाँ पर रेस्ट का जो है आपसे सिमिलर वर्ड, रेस्ट मतलब होता है आराम, और स्लीप भी होता है आराम, तो ठीक है, स्लीप मतलब सोना, रेस्ट करना, आराम करना, स्लीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, आपको सिमिलर लिखना था, अब आपको अपोजिट लिखना है। डल मतलब होता है बेकार, भद्दा, और शाइन मतलब होता है चमकीला, अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे शाइन इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, बहुत अच्छा सैंपल पेपर आपका है, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, और बढ़िया तरीके से आप समझ रहे हैं तो आपको आसानी भी होने वाली है इनको याद करने में। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसकी बात करें, आंसर एनी वन आपको देना है, मैंने सारे आंसर्स बताए हैं। सबसे पहले, वाई डज द राइटर गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, लेखक जो है बसरा क्यों जाता है और वहां कितनी देर प्रतीक्षा करता है और क्यों करता है। ठीक है, मिस विल द ऑथर से आपको ये लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें और पार्ट भी आपको दिया गया है, और पार्ट में आपको दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन देना है, 5 नंबर आंसर मिलेगा आपको। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा, तो वांडा का जो है चारित्रिक चित्रण जो है चरित्र चित्रण आपसे पूछा गया है, तो इनमें से दोनों में से कोई जो आपको एक अच्छा लगता है, जो समझ में आता है उसको करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर राइटर की बात करें तो राइटर को ही बता देते हैं कि वो बसरा क्यों गया था और वहां पे जो है उसने क्यों इंतजार किया। ठीक है, he goes to Basra to the consulate general to collect and answer his mail from Europe, जो है वो बसरा इसलिए जाता है कि वो अपने मेल का जो है आंसर कलेक्ट करना था, और साथ ही साथ जो है उसको जो है क्या करना था, आंसर भी देना था। ठीक है, ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 डेज फॉर मल्टीपल रीजंस, और उसको जो है वहां पर 5 दिनों तक जो है किसी न किसी कारणों से इंतजार करना पड़ा, बहुत सारे कारणों से इंतजार करना पड़ा। फर्स्टली ही मेल्ड हिज मेल डिड नॉट रीच ऑन टाइम, पहले तो उसका जो मेल है वो समय से नहीं पहुंचा। देन ही ट्राइड टू मेक ए टेलीफोन कॉल, फिर उसने जो है एक टेलीफोन कॉल करने का सोचा, और दिस इंसिडेंट इज ऑफ दोज डेज, और ये घटना उस समय की है व्हेन वन हैड टू बुक एन इंटरनेशनल कॉल 24 आवर्स इन एडवांस, जब ये घटना उन दिनों की है जब किसी को एक इंटरनेशनल कॉल करने के लिए 24 घंटे पहले जो है बुकिंग करनी पड़ती थी। द टेलीफोन लाइन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और जो है उस दिन जो वो फर्स्ट दिन जो है पहला दिन, उस दिन जो है पहले दिन जो है टेलीफोन लाइन जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही थी। नेक्स्ट डे इट वाज सम पब्लिक हॉलीडेज, और जो है दूसरे दिन जो है वहां पर कोई सामान्य जो है पब्लिक हॉलीडे थी। सो द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड, इस वजह से जो है वहां पे एक्सचेंज जो है वो क्लोज हो गया था। तो यही पूछा हाउ लॉन्ग डज ही वेट एंड वाई, ये रीजन हम बता रहे हैं। तो हमने बता दिया कि वो 5 दिनों तक उसको किसी वजह से रुकना पड़ा, पहले दिन तो टेलीफोन जो है सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा था, और नेक्स्ट जो है कोई पब्लिक हॉलीडे थी जिसकी वजह से जो है एक्सचेंज जो टेलीफोन एक्सचेंज था वो बंद था। देन देयर वाज सम अदर ब्रेकडाउन, और उसके बाद जो है कुछ अलग तरह के ब्रेकडाउन जो है हो गए, और फाइनली आफ्टर ए टोरस वेट ऑफ 5 डेज हिज मेल अराइव्ड, तो मतलब फाइनली बहुत ही कठिन इंतजार के बाद, फाइनली या फिर हम कह सकते हैं कि अंततः जो है कठिन इंतजार के बाद जो है उसका डाक या कि उसकी मेल जो है वो आ गई। तो इस तरह से जो है हम इसको बता सकते हैं कि वो बसरा क्यों गया था और कितने समय के लिए उसको जो है वेट करना पड़ा और क्यों करना पड़ा, ये सारे रीजन हमने इसमें बता दिया। इस तरह से आपको ये लिखना है, इसमें ज़्यादा स्टोरी नहीं बनानी है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख देना है। इसके बाद जो इसका और पार्ट है उसकी बात करें, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा, तो वांडा का जो है चारित्रिक चित्रण आपको बताना है, तो यहाँ पे हमने इसको और ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, वांडा पेट्रोनोस्की ए पॉलिश गर्ल हैज शिफ्टेड टू अमेरिका विद हर पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर, जो पोलैंड की रहने वाली वांडा जो है अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ जो है अमेरिका शिफ्ट हो जाती है। सी इज़ वेरी काइंड एंड सिंपल हार्टेड, जो है वो बहुत दयालु और सरल हृदय की जो है। सी नेवर बिहेव्स बैडली विद एनीवन, उसने किसी के साथ जो है बुरा बर्ताव नहीं किया। सी फील्स डिस्टर्ब्ड व्हेन पैगी टीज्ड हर, जो है उसको जब पैगी उसको छेड़ती है तब वो थोड़ी सी परेशान होती है। बट सी रिप्लाइज कॉन्फिडेंटली एंड करेजियसली
टू वॉट पेगी सेज टू हर, और जो है लेकिन वो पेगी उससे जो कहती है वह उसका आत्मविश्वास और साहस के साथ जो है जवाब देती है। साथ ही साथ सी वियर्स द सेम ब्लू फेडेड ड्रेस एवरी डे, और जो है वह हमेशा जो है वही नीली और फीकी पोशाक पहनती है। बट सी नेवर कंप्लेंट्स अबाउट एनीथिंग, लेकिन वो कभी भी किसी चीज़ के लिए जो है कंप्लेंट नहीं करती, यानी कि किसी चीज़ की शिकायत उसको नहीं होती। सी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड हैज़ ए गुड हैंड एट ड्राइंग, वो जो है बहुत ही प्रतिभाशाली होती है और साथ साथ उसका ड्राइंग में जो है उसका हाथ बहुत ही अच्छा होता है। सी ऑल्सो विंस द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट्स, और जो है उसने जो है ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट भी जीता होता है। और 10 सी शोज हर क्रिएटिव साइड, और इस तरह से जो है उसकी कल्पना जो है कह सकते हैं क्रिएटिव साइड जो है उसकी दिखाई देती है, यानी उसकी रचनात्मक पक्ष जो है वो दिखाई देता है। सी इज फॉरगिविंग एंड generous as she forgives Peggy and Maggie by gifting them two of her ड्राइंग्स इन विच हर सी ड्रॉस देयर फेसेस, जो है ये वो जो पेगी और मेडी को जो है ड्राइंग और कलर ड्राइंग करा हुआ जो है उसको उनके चेहरे पर अपने जो पैगी और मैडी हैं उनको अपने चित्र जो है उपहार में दे करके जो है उनको क्षमा कर देती है, जिसमें उनका चेहरा बना होता है। और सो इट कैन बी सेड, इस तरह से कहा जा सकता है कि जो है सी इज़ मैच्योर, वो परिपक्व यानी कि अच्छी समझदार, सेंसिबल संवेदनशील और प्यारी लड़की थी, हु केयर्स अबाउट एवरीवन, जो सभी की परवाह करती थी। ठीक है, तो इस तरह से कैरेक्टर स्केच जो है हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो है इसका 15वां क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर जो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपसे पूछा गया है राइट द कैरेक्टर विच यू लाइक मोस्ट इन द प्ले द प्रपोजल, तो आपको जो है कैरेक्टर बताना है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। और ऑप्शन में दिया गया है कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेन विद लोमो इन अदर वे इन द प्ले आफ्टर क्वेरल विद नतल्या, तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो है नतल्या से अगर झगड़े करने के बाद में लोमोव के साथ में नाटक में दूसरे तरीके से क्या होता। ये प्रपोजल से आपसे पूछा गया, दोनों क्वेश्चन प्रपोजल से ही हैं। तो पहले क्वेश्चन का ही आंसर दे देते हैं जिसमें आपसे पूछा गया राइट द कैरेक्टर विच यू लाइक मोस्ट इन द प्ले, तो यहाँ पे जो आपका प्ले में हमने जो मतलब हमें कैरेक्टर पसंद आया वो नातल्या थी। तो नातल्या इज टॉटेटिव एंड सो टेम्पर्ड, जो है नातल्या बातूनी और गुस्सैल है। सी इज वेरी मच कंसर्न अबाउट हर फैमिली ऑनर लैंड एज वेल एज हर डॉग Caesar, और she also argue with Lomov about the ownership of Oxen Meadows and superiority of the dog of her dog, और Natalia wants to get married एंड हैज़ ए हाई ओपिनियन ऑफ हरसेल्फ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नतल्या जो है बातूनी और गुस्सेल है, वो अपने परिवार के सम्मान और भूमि के साथ साथ अपने जो कुत्ता उसका नाम स्वीजर है उसके बारे में बहुत जो है चिंतित रहती है। और सी ऑल्सो आर्गू विद लोकोम, जो है वह लोमोव के साथ जो है ऑक्सिन मेडोज के स्वामित्व यानी कि उसके अधिकार पर और अपने कुत्ते की श्रेष्ठता के बारे में भी बहुत सारा जो है बहस करती है। और साथ ही साथ जो है नतल्या शादी करना चाहती है और अपने बारे में जो है एक उच्च राय रखती है। इसके और ऑप्शन में है कैन यू इमेजिन व्हाट कैन हैपन विद लोमोव इन अदर वे इन द प्ले आफ्टर क्वेरल विद द नतल्या, तो आपको बताना है कि नतल्या से अगर वो लड़ाई हो जाती है तो अदर वे में प्ले में क्या होगा। तो इन अदर वे द प्ले एंड्स विद द नतल्या विदाउट एक्सेप्टिंग लोकोमोव्स प्रपोजल, तो अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि दूसरे तरीके से लोमोव के प्रस्ताव को स्वीकार किए बिना नतल्या के साथ जो है नाटक समाप्त हो जाता और बोथ नतल्या एंड लोमोव डू नॉट एक्सप्रेस देयर लव एंड फीलिंग फॉर ईच अदर, और जो दोनों नतल्या और लोमोव जो है एक दूसरे के लिए अपना प्यार और भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। इसके बाद इसके और पार्ट की बात करें तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टांजा विद रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे स्टांजा दिया गया है, कविता दी गई है। और इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया राइट रेहम स्कीम एंड वर्ड्स, तो रेहम स्कीम तो आप जानते ही हैं, रेहम स्कीम जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको वर्ड बताने हैं, कौन सा वर्ड है वो। तो इन द फर्स्ट 4 लाइन्स द फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स आर रैमिक, जिसमें हमें फायर डिजायर और फायर लिखा गया है ये। इसका थर्ड जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग द पोएम व्हाट द वर्ड विल एंड इन, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ड विल एंड ड्यू टू द फायर विच सिंबलाइज डिजायर, यानी कि जो है वर्ल्ड जो है कवि के अनुसार जो है संसार अग्नि के साथ समाप्त हो जाएगा जो कि इच्छा का प्रतीक रखता है। और बट इफ द वर्ल्ड हैड एंड ट्वाइस, लेकिन अगर जो है दुनिया को दोबारा समाप्त होने को मतलब होना पड़े देन इट विल बी ड्यू टू द हार्टेड सिंपलाइज बाई आइज, तो यह जो है बर्फ के कारण होगा जो कि घृणा का जो है सिंपलाइज करता है, घृणा को सिंपलाइज करता है। दिस हार्टेड विल एंड द वर्ल्ड वन डे, और यह घृणा जो है एक दिन दुनिया को समाप्त कर देगी। तो आपको केवल इसी के हिसाब से आंसर लिखना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-2 नंबर का, इस तरह से आपको ये आंसर आ गया। इसके और पार्ट में भी क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा, तो यहाँ से फिर आपको ये स्टैंजा को पढ़ना है और फिर इससे आपको पहला क्वेश्चन विच ट्री इज मेंशनड, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आपका हेमलॉक ट्री है, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा हेमलॉक ट्री। विच ट्री इज मेंशनड, तो हेमलॉक ट्री इज मेंशनड, तो ये इसका आंसर हो गया। राइट रेमिक स्कीम एंड द वर्ड, तो यहाँ पे रेमिक स्कीम जो है हो जाएगा
A B, ठीक है, A B और द इसमें जो वर्ड्स कौन कौन से होगा, मी एंड ट्री। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स रेमिक जो है आपका काउ, क्रो एंड स्नो है, एंड द सेकंड एंड फोर्थ लाइन रेमिक स्कीम जो है उसका मी एंड ट्री है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप इसमें समझाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना ही लिखना है, इसी तरह से लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स, व्हाट आर द ट्रीज इन द पोएम द ट्री। तो आपको बताना है कि जब पोएम ट्री है उसमें ट्रीज क्या हैं। तो इन द पोएम द ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस। तो यहाँ पे पूछा गया है, सीधा सीधा मतलब बताया गया है कि कवि कविता में जो पेड़ है कवि के घर में है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट आर द ट्रीज इन द पोएम, तो इन द पोएम द ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस जो है कवि के कविता में जो पेड़ जो है कवि के घर में है। और देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसेंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। जो है उनकी जड़ें जो है खुद को अंदर की दरारों से अलग करने के लिए पूरी रात जो है काम करती है जो बरामदे के फर्श में है। और द लीव्स मेक एफर्ट टू मूव टुवर्ड द ग्रास व्हाइल द स्मॉल ट्विंग्स गेट स्टिफ विद एक्सटर्शन, ठीक है। तो ये हो गया इसका। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो पत्तियां हैं जो वो ग्लास की ओर बढ़ने का प्रयास करती है, जबकि छोटी छोटी टहनियां जो है परिश्रम से कड़ी मेहनत करती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। इसके बाद में थर्ड, इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें पूछा गया है, राइट द आइडेंटिटी ऑफ क्रोकोडाइल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो आपको जो है आइडेंटिटी ऑफ क्रोकोडाइल्स लिखनी है। द क्रोकोडाइल हैज टीयर्स इन हिज आईज व्हेन इट ईट्स इट्स विक्टिम। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा बोला गया है, जब मगरमच्छ अपने शिकार को खाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इट अपीयर्स एज इफ ही इज शेडिंग टीयर्स एट दैट ऑफ हिज विक्टिम। तो जो है ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह किसी की मौत पर जो है आंसू बहा रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका, व्हाट डज क्रो सिंबलाइज डस्ट ऑफ स्नो, से आपको बताना है। द क्रो रिप्रेजेंट द सॉरो। जो क्रो है, जो कौवा है, वो जो है दुख को प्रकट करता है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज सेकंड ऑफ द होमलेक ट्री बाय द क्रो स्टैंड्स फॉर जॉय। और डस्ट ऑफ स्नो जो गिरा था होमलेक ट्री से, वो जो है मतलब कौवे के द्वारा जो गिराया गया था होमलेक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो, वो जॉय का प्रतीक है, यानी कि खुशी का प्रतीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी 18वें की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका 18वें में पहला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं, डैश इज द राइटर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो आंसर हो जाएगा विक्टर कैनिंग। सभी को याद होना चाहिए, विक्टर कैनिंग जो है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का राइटर है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो आपको सभी को पता है कि उसका नाम ट्रिकी था, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन। एक्सप्लेन करना है फुटप्रिंट विदाउट फीट से। तो यस वी कैन से ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। हम कह सकते हैं कि जो है ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रिफिन जो है एक लॉलेस मतलब अधर्मी व्यक्ति है ना, अधर्मी व्यक्ति था। ही डिड नॉट फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री एज ही थॉट ऑफ हैविंग हिज रिवेंज बाय सेटिंग आउट फायर इन हिज लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टी। और जो है उससे जो है देश के कानून व्यवस्था का पालन जो है वो नहीं करता था, क्योंकि वो अपने जमींदार की जो उसका जो मकान मालिक था उसकी संपत्ति में आग लगाकर उससे जो है बदला लेने की वो सोचता था। ही डिड नॉट बिलीव इन ऑब्जर्विंग लॉ। और जो है उसे जो है कानून के पालन में विश्वास नहीं था। ही रॉब्ड ए शॉपकीपर ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और उसने जो है एक दुकानदार को लूटा और साथ ही साथ उसके पास जितने पैसे थे उनको लूट लिया। इन एडिशन टू दैट ही हिट हिम हार्ड फ्रॉम बिहाइंड टू स्केप विदाउट सीइंग बीइंग सीन। और जो है वो जो है उसके अलावा जो है उसने उसको बिना देखे भागने के लिए जो है उसको पीछे से मारा भी था। ही स्टोल द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द क्लेरीमैन्स डेस्क। और क्लेरीमैन्स डेस्क के जो हाउस कीपिंग जो था ना, मतलब जिसका वो घर था, उसके घर से जो है उसने जो है क्या कर लिया, उसके पैसे चुरा लिए थे। और साथ ही ऑल्सो अटैक्ड मिसिस हॉल विद हिज कैप एंड हर फर्नीचर when she entered in his room। और जब उसने मिसेस हॉल को ही मारा था जब वो जो है अपने रूम में जो है वो जब आती हैं, दाखिल होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ऑल दीज इंटेंसेस प्रूव दैट ही वाज ए लॉलेस पर्सन। और ये सारी की सारी जो उदाहरण जो है साबित करते हैं कि वो जो है एक लॉलेस पर्सन यानी अधर्मी व्यक्ति था। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड व्हाट आर यूजेज मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 12वीं का क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी में पूछा जाता है। चलिए, द टेक्निक विच इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द वेरिएशन ऑफ बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड पॉलीमोरिफिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ध्यान रखना है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, तो वह तकनीक जिसका उपयोग जो है डीएनए की विभिन्नता या बहुरूपता को जो है पहचानने के लिए किया जाता है, विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें बतानी है, यूजेस बतानी है इसकी। तो यूज टू आइडेंटिफाई क्राइम सस्पेक्ट, जो हम कह सकते हैं कि ये जो है यूज किया जाता है जो भी संदिग्ध अपराधी होते हैं उनके पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। और पेरेंटली टेस्टिंग, और जो है माता पिता की टेस्टिंग के लिए भी किया जाता है कि वो उस वंशज का है नहीं है। और यूज टू फाइंड आउट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो है इसको जो है
किसी जीव के विकासवादी या इतिहास का जो है पता करवा लगाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ मैम लोजेल। तो मैम लोजेल की प्रॉब्लम क्या थी, तो मैम लोजेल्स प्रॉब्लम वाज दैट सी हैड नथिंग न्यू और सुटेबल टू वियर फॉर द ओकेजन। मिसेस जो लोजेल थी उनकी समस्या ये थी कि उनको उस अवसर पर पहनने के लिए कुछ भी जो है नया और उपयुक्त नहीं मिला था या नहीं था। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें पूछा गया आपसे, हाउ इज ओसोबेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। तो ओसोबेल जो है दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे था, तो ओसोबेल डिड नॉट फिट इनटू डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट्स बिकॉज ही लिव्ड इन ए स्मॉल रूम ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी फैट। जो है हम कह सकते हैं कि ओसोबेल जो है गुप्त एजेंटों के वर्णन में, या फिर हम कह सकते हैं गुप्त एजेंटों में फिट नहीं होता, उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फिट नहीं होता, क्यों कि वह जो है ऊपरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में रहता था और साथ ही साथ वो बहुत ही मोटा था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। और इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है जो कि अंतिम प्रश्न रहेगा, तो हाउ डज अनिल थिंक अबाउट द थीफ। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है, इसमें आ जाएगा हाउ डज थीफ थिंक अबाउट अनिल। ठीक है, ये चीज आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, हरी थिंक्स दैट अनिल वाज रिएक्ट टू द थेफ्ट बाई शोइंग ए टच of sadness, or this sadness would not be for the loss of money but for the loss of the trust। तो जो हरी सिंह है वो सोचता है कि जो अनिल है वो जो है वो सीधा सीधा चोरी जो उसने की है उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा और जो है उससे नाराज हो जाएगा, और यह दुख होगा कि उसने धन के लिए नहीं बल्कि जो है कि उसको जो है दिस सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी, जो है वो उसके दुख का कारण वो जो है धन नहीं है बट द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, उसके विश्वास खोने के कारण जो है उसको दुख होगा। तो ये थिंक होता, यहाँ पे क्वेश्चन उलटफेर करना है, ये थीफ जो है अनिल की जगह पे आ जाएगा और अनिल जो है यहाँ पर चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर था। तो ये आपने देख लिया पांचवा विषय जो फिफ्थ आपका हमने 2023 की तैयारी करा रहे हैं, तो उसका मिशन मेरिट का फिफ्थ वीडियो आपने देखा। इसके बाद में एसकेटी का चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, संस्कृत का भी सोल्यूशन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इंग्लिश का आपने सोल्यूशन देख लिया, आपको हिंदी दे चुका हूं, मैथ दे चुका हूं, सोशल साइंस दे चुका हूं, साथ ही साथ इंग्लिश दे चुका हूं और हिंदी भी दे चुका हूं। कंप्लीट सोल्यूशंस हैं सारे के सारे, एक एक प्रश्न को मैंने सॉल्व करवाया है आसानी से। अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करें आराम से शांति से देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।